गुड इवनिंग गाइज, आप सभी का लाइव क्लास में हार्दिक वेलकम। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। देखो, आपने मेरी पिछली सारी क्लास लाइव अटेंड की होगी। हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में हम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो प्रेजेंट के 4 पार्ट थे उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। देखो, पास्ट टेंस की बात करते हैं। जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, ऐसे एक्शंस के लिए पास्ट टेंस आता है जो हो चुकी हैं, यानी कि ये समझिए आप पास्ट टाइम में सारी चीज़ें घटित हो चुकी है। अब देखो, अगर पास्ट, हम इसके 4 पार्ट है, उसके पहले एक थोड़ी सी समरी टाइप देख लेते हैं। पास्ट का जो पहला पार्ट है हमारे पास में इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में क्या होता है उसमें देखते हैं। फिर अपन कंटिन्यूस को देखते हैं। कंटिन्यूस में क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। और फिर परफेक्ट में क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है। देखो, इन सब के आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस तरह से आप मान लें इनको। ये आप इसे समझते हैं पहले अपन। देखो, जो पास्ट में लगातार हो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस, जो पास्ट में पूरा हो गया हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो पास्ट में किसी समय से लगातार चल रहा हो, किसी समय से लगातार हो, उसके लिए फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। और जो इंडेफिनिट बचा, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इंडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। समझिए आप कि अनिश्चित, समझिए आप अनिश्चित से होगा कि जो काम हो गया, एक बार हो गया काम खत्म। लगातार होगा पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट में पूरा हो गया होगा पास्ट परफेक्ट, किसी समय से पास्ट में लगातार हो रहा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इस पहले पार्ट की चर्चा करते हैं और इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। इस तरह से ये आप इसको नोट कर ले। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, पास्ट इंडेफिनिट में किस तरह से हमारे पास में, सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखो, फास्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है साहब। सबसे पहली बात जो हमने करनी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। सब्जेक्ट लिखिए सबसे पहले और V2। देखो यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट कर देता हूँ या ऑब्जेक्ट की जगह अदर वर्ड्स कर देता हूँ। आप इनको इस तरह से याद रखिए। फिर हम जब SVOCA पढ़ेंगे तब यहाँ पर बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आएगी। देखो, सीधी सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है। अगर आपको इसी का नेगेटिव बनाना है तो पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर आपको डिड नोट का यूज करना पड़ेगा और फिर डिड नोट के बाद में वापस V1 आ जाएगी और फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से देखो, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ नोट करनी है। डिड नोट आने पर या डिड आने पर हमेशा V1 ही आएगी। क्लियर होगी बात? यानी कि जब भी हमारे पास में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, डिड नोट हो सकता है, डिड हो सकता है अकेला, तब क्या होगा, फिर हम V2 का यानी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में फिर V1 और फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से हम इसका, इन सारे जो फॉर्मूलाज हैं इनको आप नोट कर ले। फिर इसके आगे हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरह से पहचान पाएंगे उसको कि ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है। देखो, आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं। जो काम, देखो मैं लिखिए बता रहा हूँ आपको, यानी जो एक्शन, कार्य भूतकाल में हुआ हो
उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। अब देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, वह जयपुर चला गया, या जयपुर चला गया, चला गया है नहीं चला गया केवल, ठीक है। वह सॉरी एक, अब सॉरी मैं हिंदी लेता हूँ, एक लड़का छत से या गिर गया, पेड़ से गिर गया, ऐसा लिखो आप, पेड़ से गिर गया। अब इन दोनों सेंटेंस से देखो, अब यहाँ क्या किया हमने, देखो एक सीधा सा सेंटेंस लिखा और कहा कि वो जयपुर चला गया, एक लड़का पेड़ से गिर गया, पेड़ से गिरने का काम हो गया, भूत कब हुआ, टाइम बताइए इसका, टाइम देखो आप, फास्ट में हुआ है। एक बार एक राजा था, एक समय की बात है, एक बार एक राजा था, तो वहाँ पर भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब हम देखो यहाँ से देखते हैं, अब ने इसका सब्जेक्ट ढूंढा तो ही मिला, वर्ब हमारे पास में चला गया, इसके लिए गो वर्ब का यूज करेंगे। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कहाँ चला गया, अब देखो हमारे पास में ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया। अब देखो ही वेंट टू, जब भी हम किसी गंतव्य स्थान कर, जो हमारा डेस्टिनेशन है उसके आगे उसको लिखते हैं तो उसके आगे टू प्रीपोजिशन जोड़ते हैं। वी वेंट यानी ही वेंट टू जयपुर, प्रॉपर नाउन है जयपुर, जयपुर का जे कैपिटल में लिखा जाएगा, इस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। अगले वाले सेंटेंस को देखते हैं, अ बॉय, देखो अ बॉय, यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिख दिया हमने, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर नहीं है, आप इसे ध्यान दिए, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है। अब वही सब्जेक्ट हो गया हमारा गिरना, गिरने के लिए देखो फाल वर्ब होती है, अब इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे फेल। अब देखो किसी से गिरना, पेड़ से, पेड़ सॉरी यहाँ मैंने से लिखा नहीं हिंदी में, पेड़ से, फ्रॉम अ ट्री, पेड़ से गिर गया। इस तरह से देखो हमने इसको भी ट्रांसलेट किया, एक लड़का पेड़ से गिर गया, अ बॉय फेल फ्रॉम अ ट्री, फेल फाल की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है। इस तरह से देखो आपने इस बात को समझा होगा कि हम प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की जो एक्शंस होते हैं उनको किस तरह से डिवाइड करते हैं। अब देखो हम इसके भी दो पार्ट होते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, उनकी हम बात कर रहे हैं। अब ये सारे जो मैंने सेंटेंस लिखे थे कौन से थे, ये फंक्शनल थे, इनमें कोई ना कोई कार्य हो रहा था। लेकिन जब भी हम किसी की स्टेट बताए, जैसे कि एक बार एक राजा था, वंस देयर वाज अ किंग, तो यहाँ देखिए इसके जो टू टाइप्स में हम डिवाइड करके इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, उसे समझते हैं। देखो प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के भी टू पार्ट्स होते हैं। नॉन फंक्शनल, कोई कार्य नहीं हो, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई कार्य नहीं हो। अभी मैंने आपके सामने एक सेंटेंस बोलकर बताया, वह एक राजा था, तो कैसे बोलेंगे, वंस देयर वाज अ सॉरी ही वाज अ किंग, तो ही वाज अ किंग, यहाँ पर बी वर्ब है, बी वर्ब का यूज करेंगे। बी की सेकंड फॉर्म है वो वाज या वर्ब होती है। फंक्शनल सेंटेंस जो मैंने अभी आपके सामने दो सेंटेंस लिखकर इस बात को समझाने की कोशिश की थी, जिनमें कोई न कोई कार्य हो, तो इस तरह से देखो हमने इसके टू पार्ट्स में डिवाइड करके इसको लर्न करेंगे। और अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। कुछ सेंटेंस हैं जिनको लिखकर मैं आपको इस टेंस को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम अगली स्टेप पर बढ़ते हैं, तब तक आप इसे नोट कर ले। देखो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखो वह देखो आपके सामने मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, हम इनको ट्रांसलेट करते हुए इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। देखो उसके वो कल कोटा चला गया। देखो हम कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कल कौन सा कल हुआ, टुमारो या एस्टरडे, यहाँ पर एस्टरडे होगा। देखो वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है हमारी
चला गया, यानी कि गो वर्ब है। पास्ट में कोई काम हो रहा है पूरा, ठीक है साहब, तो ही। हम गो की सेकंड फॉर्म लिखो, क्या होगी? वेंट। ठीक है साहब, मैंने अभी आपको बताया था किसी भी शहर या किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ हम जाते हैं तो उसके आगे टू लगाते हैं। टू कोटा, कोटा का के कैपिटल में लिखना है आपको क्योंकि प्रॉपर नाउन है। ही वेंट टू कोटा, अब क्या लिखना है आपको? केवल एस्टरडे। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। और एस्टरडे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्ब है। जब भी एस्टरडे आएगा आपको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट की बात करनी है। उसके पिता वापस आ गए, तो देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा? उसके पिता। उसके अकेला नहीं हो सकता, हिज फादर, ये हमारा सब्जेक्ट है। देखो वापस आना, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? आना। तो कम की सेकंड फॉर्म केम। अब वापस के लिए क्या बोलते हैं अपन? बेक। केम बेक, हिज फादर केम बेक। वो बीमार थी। अब देखो ये दोनों सेंटेंस में कोई ना कोई फंक्शन हो रहा था, यहाँ पर कोई ना कोई कार्य हो रहा था, कोई एक्शन हो रहा था, लेकिन नीचे वाले में इन दोनों में एक्शन नहीं है। तो जिनमें एक्शन नहीं है उनके लिए कौन सी वर्ब आएगी? बी वर्ब। और बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। तो ही, अभी के साथ में वॉज लिखना है, वर लिखना है? वॉज, सॉरी सी, यहाँ पर फीमेल की बात कर रहे हैं अपन। सी वॉज इल, काम खत्म। अगला देखो, वो गरीब था, तो ही, वापस वही बी वर्ब का यूज करना है। बी की सेकंड फॉर्म वॉज, ही वॉज पुअर, या पुअर भी लिख सकते हो आप। ही वॉज पुअर, वो गरीब था, क्योंकि एडजेक्टिव के आगे हम ए का यूज नहीं करेंगे। राहुल कल मुझसे मिला था। अब देखो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट हमारा राहुल है और वर्ब है हमारी मिलना। तो मिलने के लिए मीट होती है और उसकी सेकंड फॉर्म मेट। तो राहुल मेट, किससे मिला था? मी, ऑब्जेक्ट होगा। कब मिला था? एस्टरडे, कल। देखो इस तरह से हमने इनको ट्रांसलेट किया। आप इस बात को समझ गए होंगे। और यहाँ से हम इन्हीं में से किसी सेंटेंस को लेकर उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज़ को समझ गए होंगे, कोई भी कार्य पास्ट में हुआ हो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, नहीं तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। परफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो पास्ट परफेक्ट चला जाएगा। और किसी समय से लगातार नहीं होना चाहिए, नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है बात? ओके साहब, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, आप इसको नोट कर ले। अब देखो हम इसी में से किसी भी सेंटेंस से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, मैं सीधा सा सेंटेंस लेता हूँ। ही वॉज, सॉरी सी से ले लेते हैं अपन। सी वॉज इल। अब देखो यहाँ पर मैंने सीधा सा सेंटेंस लिखा। अब हमारे पास में यही मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ डिड नहीं लाएंगे। ये बस ये समझने वाली बात थी, इसलिए मैंने इसको लिखा। यहाँ क्या करेंगे अपन? देखो ये मान लीजिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए इसी के साथ में नोट जोड़ देंगे। तो सी वॉज नॉट इल। ठीक है साहब। अब देखो ये हमारी इंग्लिश में आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, यहाँ पर सी वॉज नॉट इल। अगर हम इसको ऐसा लिख दे कि सी वॉज वेल, तो काम चला नहीं चला। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ से समझ लीजिए, अगर इस सेंटेंस को इस तरह बोलने के बजाय या लिखने के बजाय ऐसा लिख दिया जाए, बोल दिया जाए, तो मीनिंग में कोई चेंज हुआ क्या? कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी कोई नो चेंज वाली कंडीशन है हमारे पास यहाँ पर। और जब नो चेंज वाली कंडीशन होगी तब हम क्या करेंगे? आपको इस बात को याद रखना है कि उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ओके साहब, सी वॉज नॉट इल आपने लिख दिया। अगले सेंटेंस पर चलते हैं अपन, इसी को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो वॉज सी इल और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये पूरा हो गया काम। यानी इसी को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव करेंगे, यहाँ पर डिड नहीं लगाएंगे जब वॉज हमारी मेन वर्ब हो तो, या वर्ब मेन वर्ब हो तो। ओके, अगला सेंटेंस लिखते हैं हम, और जो फंक्शनल होता है जैसे राहुल मेट मी यस्टरडे। अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? सॉरी नेगेटिव बनाना है तो राहुल, यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म आई तो डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा, और डिड नॉट आ गया अगर, तो फिर हम वापस अब इनको V1 लानी पड़ेगी और बाकी वैसा का वैसा।
बाकी वैसा का वैसा। तो आप इस बात को याद रखिए कि जब भी हमारी डिड आती है, डिड नॉट आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, V1 का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ हमारी V2 का यूज हुआ है, पास्ट फॉर्म आई हुई यहाँ पर, तो हम इसको वाज की तरफ व्यू नहीं करेंगे। ओके ठीक है साहब। अब अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड राहुल, राहुल का आर हमेशा कैपिटल में रहेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। मीट वापस V1 आएगी, मी, और यहाँ पर हमें एस्टरडे लिखना होगा और इसके बाद में मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो हमने इसके सारे दोनों तरह के जो सेंटेंस थे, हमारे दोनों तरह के जो पार्ट थे, यानी मेरे कहने का अर्थ है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल थे, उनके हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाकर इस चीज़ को समझा। आपको एक बात याद रखनी, जहाँ पर भी वोज या वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो, जब भी आप उनको नेगेटिव बनाएं तो उन्हीं के बाद में नोट जोड़े या उन्हीं को आगे लाकर वह सब्जेक्ट से पहले लाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं। और यदि हमारी यहाँ पर V2 का यूज हुआ है सेंटेंस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिड नोट को लाना पड़ेगा नेगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए डिड को लाना पड़ेगा। तो इस बात को समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। हम इसके एडवर्ब्स की बात करते हैं और अगली स्टेप पर बढ़ते हैं। देखिए इन जो मैंने आपके सामने कुछ एडवर्ब्स लिखे हैं और उन एडवर्ब्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंस लिखकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ एडवर्ब्स होते हैं देखो, जो हमेशा के लिए पास्ट इंडेफिनिट बताते हैं या पास्ट की बात करते हैं। देखो एस्टरडे, द प्रीवियस डे, वंस अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, और द अदर डे, और इन 1984। इन 1984 से मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे सन जो गुजर गए हैं, जो निकल गए हैं, अगर वह सेंटेंस में यूज हुए हैं तो तब भी हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। अब देखो इन सेंटेंस को देखते हैं। ही ब्लैंक अ लेटर लास्ट मंथ। अब देखो लास्ट आया हुआ है यहाँ पर, तो लास्ट में क्या बताता है, फास्ट इंडेफिनिट की बात करता है। तो मैं इसकी सेकंड फॉर्म बननी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ देंगे ना। समझ आएगी बात, रिसीव्ड। अगर समझिए, देखो मैं आपको साथ में समझा, यहाँ नोट लिखा होता तो फिर क्या करते अपन, डिड नॉट रिसीव। डिड नॉट रिसीव होता ना, क्योंकि डिड नॉट आने के बाद में V1 आती है। इसको आप समझ गए होंगे। इसमें यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज क्यों किया, क्योंकि यह जो वर्ड है ये हमें ये बताता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए। ही ब्लैंक डाई इन 1980। इसका अर्थ हुआ कि वो 1980 में मर गया था। अब यहाँ क्या होगा, देखो हमारे पास में V1 आई है, इसको हम क्या करना है, सेकेंड फॉर्म बनेंगे। अब देखो इन दोनों में क्या है, ये जो V1 थी ये कोई ना कोई कार्य करने वाली वर्ब थी, तो इनको हम फंक्शनल बोलेंगे। इसमें देखिए आप, देखो वंस देयर ब्लैंक है, बी मैनी किंग्स इन ओल्ड इंडिया। प्राचीन भारत में कई राजा हुआ करते थे, यानी कई राजा होते थे। तो देखो समझना, यहाँ पर हमारे पास में जो इस सेंटेंस का जो पैटर्न है वो देयर से प्लस हो रहा है, देयर से स्टार्ट हो रहा है, समझिए आप। तो जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो तो जो वर्ब आएगी वो इसके अनुसार आएगी, यानी यहाँ जो नाउन होगी उसके अनुसार। तो यहाँ पर जो नाउन है प्लूरल है, तो यहाँ पर हम वॉज नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी दो फॉर्म बनती हैं, वॉज या वर, सेकंड फॉर्म। तो वॉज तो सिंगुलर के साथ में और वर प्लूरल के साथ में। तो यहाँ प्लूरल है, किंग्स लिखा हुआ है, मेनी किंग्स। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ पर वर लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी जो RBSC की 10th क्लास का जो पेपर होता है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको समझ गए होंगे आप। यहाँ पर मैंने वर्ब क्यों लिखा, क्योंकि हमें बी की सेकंड फॉर्म लिखनी है। और वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैनी किंग्स लिखा हुआ था। देयर वाले पैटर्न में वर्ब देयर के बाद, यानी वर्ब बाद वाले नाउन के अनुसार आती हैं, यानी इसका इफेक्ट पड़ता है या सिंगुलर है या प्लूरल है। क्लियर समझ गए आपके। और इसको हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया, कैसे पहचाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि यहाँ वंस लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अपन। ही ब्लैंक राइट अ बुक लास्ट मंथ। लास्ट मंथ ने हमें बता दिया कि फास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो देखो अब राइट है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि
किसी भी प्रकार के सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब कोई भी फंक्शन, यदि कोई भी सेंटेंस ऐसा लिखा जाए जिसमें कोई न कोई कार्य हो, यानी फंक्शनल सेंटेंस हो, उनमें क्या करना पड़ेगा, मैं केवल मात्र V1 का यूज करना पड़ेगा। अब देखो हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि किस तरह से ये सारे जो एडवर्ब्स होते हैं ये इस टेंस को लिखने में अपना रोल बताते हैं। इनका जो मेन रोल है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सभी जो एडवर्ब्स लिखे हुए हैं ये हमें बताते हैं कि इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब इस चीज़ को समझ गए होंगे, फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है। पहली बात, उन सभी एक्शंस के लिए ये टेंस आएगा जो भूतकाल में हो गए हैं, यानी हो गए, एक बार समझो आप, पूरा हो गया, ऐसा नहीं समझो, एक बार हो गया। ठीक है साहब। V2 का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं, जब भी डिड आएगा डिड के साथ में V1 आएगी। इंट्रोगेटिव में डिड का यूज करते हैं, जब भी डिड आएगी V1 का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। इस बात को समझ गए आप। दूसरी बात, ये सारे एडवर्ब्स है, ये याद रखने आपको, और इनके साथ में इनका कैसे सेंटेंस में इफेक्ट पड़ता है उसको आपने देख ही लिया है। हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस से समझने की कोशिश की। इस तरह से देखो ऑल और ये टेंस है, ये कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज जो डिस्क्रिप्शन होगा उसकी वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं आपको, उसको हम परफेक्ट से रिलेटेड, यानी पास्ट परफेक्ट से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम अगले टेंस पर चलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, इसके बाद कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस क्या करता है, यानी ऐसे सारे एक्शंस जो पास्ट टाइम में लगातार हुए हो उनके लिए में पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। देखिए हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किन के लिए इसका यूज होता है, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं और पास्ट कंटिन्यूस कौन कौन से एक्शंस के साथ में यूज होता है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिनके लिए फास्ट कंटिन्यूस का यूज होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखो जहाँ पर भी कंटिन्यूस आएगा वहाँ क्या होगा, V1 प्लस ING होगी, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और जब भी V1 प्लस ING होगी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमारी बी जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसी की सेकंड फॉर्म को यहाँ पर यूज करते हैं। तो सेकंड फॉर्म होती है उसकी वॉज या वर, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। तो इस तरह से हमारे पास में इस टेंस के लिए इसको एक फॉर्मूला बना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर दोनों में से एक, फिर V1 प्लस ING और फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स यानी जो कुछ बचा वो सब लास्ट में क्या बचा वहाँ पर हम उसकी चर्चा हमारी SVOCA वाली जो क्लास होगी सेंटेंस पैटर्न की उसमें करेंगे। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अब जो मेन पॉइंट है समझने का, वो इसका यूज कौन से सेंटेंस होंगे ऐसे या कौन से एक्शंस होंगे जिनके लिए हम करते हैं उनको समझते हैं। यानी देखो जो कार्य भूतकाल में यानी पास्ट टाइम में लगातार हुआ हो, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। यानी वो कार्य जो फास्ट टाइम में लगातार हुआ हो, यानी कि ऐसे एक्शंस बहुत सारे होते हैं जो फास्ट टाइम में लगातार हुए हो, उनके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। आप यहाँ तक नोट कीजिए, आपने इस बात को समझ लिया। अब देखो हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे पढ़ने की। सब्जेक्ट के बाद में यदि वॉज वर लिखा हुआ है और हमें नेगेटिव बनाना है तो इनके बाद में हम नोट जोड़ देंगे। यदि इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, वॉज वर में से
एक को आगे लाएंगे सब्जेक्ट के आगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस चीज़ को आप समझ गए। अब देखो हम वापस इस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ, पास्ट कंटिन्यूस का यूज कब करते हैं, सॉरी पहले समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है। जब भी कंटिन्यूस आएगा V1 आएगी, V1 क्या है, हेल्पिंग वर्ब की डिमांड करती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारे पास में, बी की सेकंड फॉर्म होगी वॉज या वर। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वॉज या वर में से एक। अब ये समझते हो आप, सिंगुलर के साथ में वॉज और प्लूरल के साथ में वर, V1 प्लस ING और अदर वर्ड्स जो बचे उनको हम वहाँ पर लिखेंगे। देखो सुनो, किन के लिए इसका यूज करते हैं, ऐसे कार्य जो पास्ट टाइम में लगातार हुए हो, लगातार हुआ हो, ऐसा कार्य जो पास्ट टाइम में लगातार हुआ हो, उसके लिए किसका यूज करेंगे, फास्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कीजिए। हम अगली स्टेप पर बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, शायद आपने लिख लिया होगा। वह नोटिस पढ़ रहा था। ठीक है साहब, इसको लिखते हैं अपन। तो ही के साथ में मैं देखो पढ़ रहा था, पढ़ना रीड यहाँ पर वर्ब है। रीड में जब भी कंटिन्यूस होगा ING लगेगी, और ING लगेगी तो क्या होगा, वॉज या वर्ब में से एक लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट की होती तो इज आर एम में से कोई आता। ठीक है साहब, तो ही वॉज रीडिंग क्या, अ नोटिस, क्या पढ़ रहा था, अ नोटिस पढ़ रहा था। ये उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो ही वॉज नॉट, बता चुका हूं मैं आपको अभी, रीडिंग अ नोटिस। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होता तो वॉज ही रीडिंग अ नोटिस। इस तरह से हम इसको इनको ट्रांसलेट कर देते। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए होंगे आप। अब देखो हम इसके एडवर्ब्स की बात करें उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, आप इसे नोट कीजिए। देखो कभी कभी क्या होता है, जब भी हम बोलते हैं लिखते हैं तो दो एक्शंस एक साथ हो जाते हैं। जैसे सुनो, वह मेरे पास आई, पास आई, ऐसा समझिए, जब वो मेरे पास आई, मैं मेरी माँ से बात कर रहा था। क्या कर रहा था, मेरी माँ से बात कर रहा था। ठीक है साहब। अब देखो हमने दो एक्शन एक साथ लिखने की कोशिश की या बोलने की कोशिश की। जब वो मेरे पास आई, मैं मेरी माँ से बात कर रहा था। ठीक है साहब। अब एक बात समझिए, इनमें क्या होता है, जो काम पहले से हो रहा था, समझिए, जो काम पहले से हो रहा था, पहले से कौन सा काम हो रहा था, पहले से ये काम हो रहा था, मैं मेरी माँ से बात कर रहा था, ये काम पहले से हो रहा था। यदि जो पहले से काम हो रहा था उसी के बीच में कोई दूसरा काम हो गया तो पहले से हो रहा था वो तो पास्ट कंटिन्यूस में, और जो उसके बीच में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में। अंडरस्टूड। वापस रिपीट करता हूँ, यदि दो एक्शंस एक साथ होते हैं जिनमें से जो जो काम पहले से हो रहा था उसमें पास्ट कंटिन्यूस, और जो काम बाद में हुआ उसी की काम के बीच में हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में। और देखो वेन लिखा हुआ है तो यहाँ पर, सॉरी, जब आया लिखा हुआ है तो क्या आएगा, वेन सी केम टू मी, मेरे पास आई। ओके, वेन सी केम क्यों आया, क्योंकि फास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, बीच में जो काम होने वाला है उसके लिए। वेन सी केम टू मी, क्या कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग, बात करना, टू माई मदर, आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर। ओके, आप एक चीज़ को समझ गए, यानी कि एक हमारे पास में फॉर्मूला बना कि जो काम बाद में होता है वो यहाँ आएगा, और जो काम पहले से हो रहा है, तो मैं अब देखो इसको आफ्टर कर देता हूँ, और आफ्टर बोले में क्या होगा, यहाँ पर फास्ट इंडेफिनेट, यानी बाद वाले कार्य में। आफ्टर से मत समझना कि बाद में, बाद वाला जो एक्शन है पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, और जो पहले से हो रहा था यानी बिफोर, उस वाले कार्य में
फास्ट कंटिन्यूस। यहाँ से देखो हमारी जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पुटअप किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे। वापस रिपीट करता हूँ, जो काम पहले से हो रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस, जो कार्य बीच में आकर हो गया। देखो हम इसका एक और यूज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने इस चीज़ को समझा कि जब एक कार्य पहले से हो रहा हो और उसके बीच में कोई दूसरा कार्य हो जाए तो जो पहले से हो रहा था उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे और जो कार्य बीच में आकर हो गया उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं, एक्शंस होते हैं जो दोनों साथ ही प्रारंभ हुए थे, साथ ही चल रहे हैं। तो जब क्या करेंगे अपन, देखो बच्चे बाहर खेल रहे थे जबकि माँ खाना पका रही थी। देखो बच्चों का बाहर खेलना और माँ का खाना पकाना, बच्चों का बाहर खेलना और माँ का खाना पकाना दोनों एक साथ हुए नहीं हुए। जब दोनों एक साथ होंगे तब क्या करेंगे, तब हम दोनों को ही फास्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। देखो ऐसी कंडीशन में उनका जो इनके बीच में जो वाइल का यूज किया जाएगा, क्योंकि जबकि लिखा हुआ है, जब नहीं है, जब होगा तो वेन आएगा। अंडरस्टूड? जब होगा तो वेन आएगा और जबकि होगा तो वाइल आएगा। द चिल्ड्रन वर, चिल्ड्रन प्लूरल में है इसलिए क्या होगा, वर आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ में वो हो जाता है और प्लूरल के साथ में वर आता है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड होम, ठीक है, घर से बाहर खेल रहे थे। वाइल, जबकि मदर वॉज कुकिंग फूड, जबकि माँ खाना पका रही थी। इस तरह से हमने इसका देखो दो तरह से कुछ यूज़ थे इसके स्पेशल, वो देखे पास्ट इंडेफिनिट में और इन दोनों पास्ट कंटिन्यूस में क्या रिलेशन है, इस बात को समझा। अब हम इसके कुछ एडवर्ब से उनको सेंटेंस के साथ में यूज करके उनको करेक्ट फॉर्म भरने के लिए उनका क्या रोल है इस बात को समझते हैं। ठीक है, इसके एडवर्ब्स नोट करते हैं, तब तक आप इसे लिखिए। देखो ये हमारे सामने दो ऐसे एडवर्ब्स है जो पास्ट पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। दो ऐसे एडवर्ब्स है, कौन कौन से हैं? इन दैट टाइम, देखो इन दोज डेज, उन दिनों, यानी उन दिनों की बात कर रहे हैं अपन, उन दिनों में वो ऐसा कार्य कर रहा था। अब देखो समझिए, सुनिए, मिस्टर गुप्ता वॉज वर्किंग विद इंडियन क्रिकेट टीम इन दोज डेज। यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि उन दिनों मिस्टर गुप्ता थे, वो क्या करते थे, इंडियन जो क्रिकेट टीम थी उसके साथ कार्य कर रहे थे। समझ में आएगी बात? या करना क्या चाहते हैं, देखो उन दिनों की बात कर रहे हैं जब ऐसा कार्य किया जा रहा था। जब देखो मिस्टर गुप्ता वॉज वर्किंग विद इंडियन क्रिकेट टीम, इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि मिस्टर गुप्ता नाम के जो आदमी थे उन दिनों भारतीय टीम के साथ कार्य कर रहे थे। इसका अर्थ उन भारतीय क्रिकेट टीम थी उसके साथ में जुड़े हुए थे। तो इन दोनों एडवर्ब्स को देखते हुए हमें जहाँ पर भी आपको नज़र आए वहाँ पर हमें क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस की बात करनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पास्ट कंटिन्यूस के दो स्पेशल जो यूज़ थे एग्जाम से रिलेटेड, उनके साथ में इन दोनों को भी आप याद रखिए। ये बात आपके क्लियर हुई। इस तरह से हमने देखो आज वाली जो लाइव क्लास थी उसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में चर्चा की। आई थिंक मैं ऐसा मानना है मेरा कि आपको भी ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लाइव क्लास के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करने के बाद में आपको वहाँ पर टेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी। उस एक्सरसाइज को आप कुछ कंडीशंस वहाँ से आपको फिलअप करवाई जाएगी। उनको करने के बाद में जब आप अगली स्टेप पर बढ़ोगे, आप उस क्विज को स्टार्ट करोगे, वहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सोल्व कीजिए और ये टेस्ट करने की कोशिश कीजिए आप सेल्फ टेस्ट के रूप में कि आपको कितना स्कोर मिला और आपको ये दोनों जो टेंस थे कितने समझ में आए। और इसी के साथ मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारी जो लाइव क्लास हैं जो डेली 8-8:30 बजे यानी 8:30 PM पर स्टार्ट होती हैं, उसमें आप अधिक से अधिक जुड़े और अपने जो मिलने वाले सभी फ्रेंड्स हैं या कोई भी स्टूडेंट्स जो 10th 9th 10th 11th 12th में स्टडी कर रहा हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, इंग्लिश उसके कंपटीशन में आने वाली हैं, तो उसकी तैयारी हमारे साथ जुड़कर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की कोई चार्ज आपसे नहीं ली जाएगी। थैंक्स।